सुबह के समय रूबी अपने कमरे का एक एक सामान उठाकर बाहर फेंक रही होती है और उसका पति अजय उसके सामने हाथ जोड़कर उसे शांत होने के लिए बोल रहा होता है। तभी उसकी सास सुजाता वहाँ पर आती है। बहू तू ये क्या कर रही है? रुक जा वरना मेरे बेटे को चोट लग जाएगी। माँ जी आपने सामने से हट जाइए, आज मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। ये अपने आप को समझते क्या है आखिर? ये कुछ भी करेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा। बहू लेकिन इसने किया क्या है मुझे ये तो बता, तभी तो मैं इससे बात करूंगी ना। माँ जी ये पूछिए कि इन्होंने क्या नहीं किया है। मेरे पीठ पीछे मेरी सौतन को ब्रांडेड साड़ी गिफ्ट कर रहे हैं। अब इनकी इस हरकत पे मैं क्या करूँ? इनकी आरती उतारूँ क्या? ऐसा नहीं हो सकता बहू, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। माँ जी मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं अभी उसी के घर से आ रही हूँ। उसने वही सेम साड़ी पहन रखी जो इन्होंने मेरे बर्थडे पे मुझे दी थी। बस इतना फर्क था कि उन्होंने मुझे ब्रांडेड साड़ी की कॉपी दी थी और उसे ओरिजिनल साड़ी दी थी। बहू हो सकता है कि उसने तेरी साड़ी देखकर खुद ब्रांडेड साड़ी मंगवाई हो और तुम दोनों के बीच में आग लगाने के लिए वो झूठ बोल रही हो। माँ जी अगर उसने आकर मुझे कहा होता तो शायद मैं एक पल के लिए आपकी बात पे विश्वास कर लेती, लेकिन मुझे इनकी पैंट में से उस साड़ी का बिल मिला है जो उन्होंने कल की डेट पे खरीदा है। आज वही साड़ी वो पहन के घूम रही है। इसका मतलब तो यही है ना कि इन्होंने ही वो साड़ी उसे गिफ्ट की है। हाँ बेबी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैं वो साड़ी लेकर जरूर आया हूँ, लेकिन बेबी मुझे पहले मेरी पूरी बात समझाने का मौका तो दो। देखा ना माँ जी, सुन लिया ना आपने। इन्हीं के मुंह से सच सुना ना। कितने बेशरम आदमी है ये मेरी सौतन को ब्रांडेड साड़ी गिफ्ट कर रहे हैं। अब मेरे सामने सीना तान के बोलते हैं। इनको जरा सा भी डर नहीं लगा कि अगर ये चीज मुझे पता लगेगी तो मुझ पे क्या बीतेगी और मुझे कैसा लगेगा। अपने बेटे के मुंह से उसका सच सुनकर सुजाता को भी गुस्सा आ जाता है और अपने बेटे को पीटते हुए बोलती है, नालायक, तेरी इतनी हिम्मत की तू मेरी बहू को धोखा देगा? अरे कमी क्या है मेरी बहू में जो तू उस चुड़ैल के पीछे पड़ा रहता है। अच्छा हुआ कि मैंने तेरी शादी उस लड़की से नहीं करवाई, वरना मेरा घर तो बर्बाद ही हो जाता। अरे माँ, आप भी रूबी की बातों में आ गईं। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े, और ना ही मैं रूबी को धोखा दे रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो तू इसकी सौतन को ब्रांडेड कपड़े लाकर क्यों दे रहा है? क्या जरूरत थी उस चुड़ैल को ब्रांडेड साड़ी लाकर देने की? जब मैं तुझसे पैसे मांगती हूँ तब तो तेरे पास पैसों की बहुत तंगी हो जाती है। अब उसको साड़ी देने के लिए तेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। माँ अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मैंने उसे वह साड़ी लाकर जरूर दी, लेकिन कोई गलत इरादे से नहीं, बल्कि उसके पति के कहने पर दी थी मैंने उसे वो साड़ी। उसका तो पति भी यहाँ नहीं रहता, वो तो खुद ही मायके में पड़ी हुई है। तो उसने कब तुझे उसके साड़ी के लिए पैसे दे दिए या बोल दिया साड़ी दिलाने के लिए? माँ जी मैं कह रही हूँ ना कि ये सब नाटक है। ये आपको झूठ बोलकर बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इनकी बातों में मत आइएगा। देखो, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ जो सच है। मुझे उसी के पति का फोन आया था। बात यह है कि जब मैं रूबी के लिए वह साड़ी लेने के लिए गया था तो वह भी मेरे साथ था, और उसे भी वो साड़ी बहुत पसंद आ गई थी, और वह भी अपनी पत्नी को वैसी ही साड़ी गिफ्ट करना चाहता था, और इस समय वह शहर में नहीं था। इसी वजह से वह साड़ी मुझे लेकर शीला को देनी पड़ गई। अगर ऐसी बात थी तो उसके पति के कहने पे आपने मेरी सौतन को ब्रांडेड साड़ी गिफ्ट कर दी, तो पेमेंट क्यों करी आपने? उसने आपको कोई पैसे नहीं भेजे हैं। मैंने आपकी ट्रांजैक्शन चेक करी है। मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हारे दिमाग में शक का कीड़ा घुस गया है, इसे मैं नहीं निकाल सकता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने तुम्हें शादी के बाद यह सब बताया कि शीला मेरी गर्लफ्रेंड थी। ना तुम्हें ये सब कुछ पता चलता और ना तुम उसे अपनी सौतन समझती। अजय इतना कहकर गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। दिन बीतते हैं और बीतते समय के साथ रूबी का अपने पति पर शक कम होने की जगह और भी बढ़ता जाता है। साथ ही वो जब भी अपनी सौतन को ब्रांडेड साड़ी में देखती तो उसका सीधा शक अपने पति पर ही जाता। एक दिन सुबह के समय सभी बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी शीला वहाँ पर आती है। अजय, ये पैसे मेरे हस्बैंड ने भिजवाए थे। सॉरी, उस दिन थोड़ा मैं बिजी थी तो मैं देना भूल गई। जब आज दोबारा साड़ी में पहनने गई तो मुझे याद आ गई और मैं ये देने चली आई। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। ये लो तुम्हारे पैसे। कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर वो ब्रांडेड साड़ी तो मिल गई ना। इससे ज्यादा खुशी की बात और तो कोई भी नहीं हो सकती है।
शीला जी, क्या सच में आपके पति ने आपको ये साड़ी गिफ्ट की थी जो आपने अपने बर्थडे वाले दिन पहनी थी? जी वो साड़ी मेरे पति ने भिजवाई थी। वो क्या है ना, उन्हें वो पहले ही पसंद आ गई थी, लेकिन बस वो दे नहीं पा रहे थे, इसलिए वो आपके पति के हाथ से भिजवाई। इट्स ओके। अब तुम्हें इतना भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। पड़ोसी होने के नाते इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, और वो भी पड़ोसी आप जैसे होते तो बात कुछ अलग ही होती। क्यों अजय जी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, सही कहा तुमने। तुम कहाँ कभी भी कुछ गलत कहती हो। चलिए अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है, मुझे कहीं बाहर जाना है। अब खाने के समय पर आ गई हो तो खाना भी खाती जाओ, वरना कहोगी कि हमने तुमसे कुछ पूछा नहीं। नहीं आंटी जी, थैंक यू सो मच, लेकिन बहुत देर हो रही है, मुझे कहीं जाना है। वैसे नाश्ता करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। एक बार तुम बाहर निकल कर जाओगी तो फिर पता नहीं कब नाश्ता करने का टाइम मिलेगा। मेरी मानो तो नाश्ता करके ही जाओ। ठीक है, अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ, और अजय तुम्हारी बात को तो मैं कभी काट ही नहीं सकती। शीला इतना कहकर डाइनिंग टेबल पर अजय के बगल में बैठ जाती है और ये सब नजारा देखकर रूबी का खून जल जाता है। उस समय वो कुछ नहीं कहती, लेकिन बाद में वो अजय को बहुत सुनाती है। एक दिन रूबी मार्केट से सब्जियां लेकर लौट रही होती है और देखती है कि अजय ऑफिस से आ चुका है और उसकी सौतन शीला से बातें करते हुए वो उसकी साड़ी की तारीफ कर रहा होता है। वैसे कुछ भी कहो शीला, लेकिन तुम साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। और उससे भी खास बात यह है कि बेशक तुम कम साड़ी पहनती हो, लेकिन ब्रांडेड साड़ी पहनती हो। ब्रांडेड साड़ी की तो बात ही कुछ और होती है। वैसे तुम्हारी बीवी साड़ी तो बहुत अच्छी पहनती है, वो बात अलग है ब्रांडेड नहीं पहनती, लेकिन ठीक ही लगती है साड़ी में। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी ब्रांड तो बोलता ही है। लोकल साड़ी बार बार खरीदो और ब्रांडेड साड़ी एक बार। और वैसे भी सभी लोगों को थोड़ी ना ब्रांडेड साड़ी पहनने का शौक होता है। वैसे ही मेरी बीवी को भी नहीं है। अपने पति की बातें सुनकर रूबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो चुपचाप घर पर चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसके मायके में शादी होती है और अजय उसे शॉपिंग कराने के लिए साड़ियों की शॉप पर ले जाता है, जहां वो लोकल साड़ी की जगह ब्रांडेड साड़ी पसंद करती है, जिसके दाम सुनते ही अजय के होश उड़ जाते हैं और वो बोलता है, अरे बेबी, तुम ये क्या कर रही हो? आखिर इतनी महंगी साड़ी क्यों ले रही हो? जितने पैसों में मैं तुम्हें एक ब्रांडेड साड़ी ला के दूंगा, उतने में तो लोकल की 4 साड़ियाँ आ जाएंगी। नहीं अजय जी, वो क्या है ना, ब्रांडेड साड़ियों की बात ही अलग होती है। अगर बार बार साड़ी खरीदने से अच्छा है कि हम एक ही बार ब्रांडेड साड़ी खरीद ले। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बार बार लोकल साड़ी खरीदने से क्या ही होगा, एक बार ब्रांडेड साड़ी खरीद लेती हूँ। वैसे मुझे साड़ियों का बहुत शौक है। रूबी की बातें सुनकर अजय अच्छी तरीके से समझ जाता है और उसकी और शीला की सारी बातें रूबी ने सुन ली थी, ये भी उसे पता चल जाता है, जिसके बाद वो कुछ नहीं बोलता। रूबी एक से बढ़कर एक ब्रांडेड साड़ियाँ खरीद लेती है और अजय का अच्छा खासा बिल बैठ जाता है और उस दिन के बाद से अजय ब्रांडेड साड़ियों का नाम लेना ही छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ रूबी अपनी सौतन की तरह ब्रांडेड साड़ियाँ पहनना शुरू कर देती है। चंदा की सिर्फ शक्ल ही भोली थी और शक्ल पर तो जाना नहीं, क्योंकि नाम और शक्ल से भोली भाली दिखने वाली चंदा का दिल बहुत काला था। अब आप चंदा के दिल के खोटेपन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक रोज उसकी पड़ोस की आंटी विमला चंदा से कहती है, चंदा, आज तेरी माँ नहीं गई राशन लेने? दिख नहीं रही है। हाँ हाँ गई है ना, आप शॉर्टकट रास्ते से जाना वरना भीड़ हो जाएगी। इतना सुनने के बाद विमला शॉर्टकट रास्ते से जाती है और विमला को जाते देखकर चंदा मुस्कुराते हुए घर जाते हुए अपने मन में सोचती है, अब आएगा ना मजा। जिस रास्ते से विमला आंटी गई हैं, उस रास्ते पर जो कुत्ते सोए होते हैं, आज तो विमला आंटी को काट कर ही रहेंगे। मुझे कल क्या बोल रही थी कि मैं कामचोर हूँ। बेचारी विमला आंटी। अब जैसे ही चंदा घर आती है तो उसकी माँ उर्मी चंदा से कहती है, आज तूने विमला आंटी को देखा क्या? मिले तो कह दियो, मुझे उनसे जरूरी काम है। नहीं नहीं माँ, मुझे तो विमला आंटी काफी 4 दिनों से दिखी ही नहीं है, कहीं गई होंगी। कुछ समय बाद चंदा हॉल में बैठी टीवी देख रही थी और उर्मी पोछा लगा रही थी। तभी विमला चिल्लाते हुए उर्मी के घर आती है और उर्मी भी विमला को देखकर कहती है, क्या हुआ विमला, इतना चिल्ला क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ ये पूछ, क्या नहीं हुआ? तेरी बेटी चंदा, उसने मुझे ऐसे रास्ते से राशन लाने के लिए भेजा जिस रास्ते पर कुत्ते थे, और उन्होंने मुझे जो दौड़ाया है पूछ मत।
कॉलोनी में आकर सांसें ली है मैंने। तो उसमें चंदा ने क्या किया? उसने तो कहा था कि माँ राशन लेने गई है, आप शॉर्टकट से होकर जाना, और मैं भी उसी रास्ते से चली गई और मेरे साथ ये हो गया। लेकिन वो तो कह रही थी कि मुझे विमला काकी दिखी ही नहीं 4-5 दिन से। इतना सुनते ही चंदा तो भाग चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ उसे पीटने जो वाली थी। इस घटना के बाद देर शाम चंदा दरवाजे के बाहर रो रही थी। तभी पड़ोस का एक आदमी चंदा को देखकर कहता है, चंदा बिटिया, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? माँ ने मारा क्या? क्या बताऊं अंकल, विमला आंटी नहीं रही, मुझे अभी पता चला और मुझसे रोना रुक ही नहीं रहा है। अब जैसे ही उस आदमी को ये पता चलता है तो वो सबको ये बताता है कि विमला जी के दाह संस्कार में जाना है, और सब विमला के घर पहुंच जाते हैं, जहां सभी लोग चौंक जाते हैं। विमला तो हॉस्पिटल होगी, लेकिन विमला ही दरवाजा खोलती है और सभी लोग विमला को देखकर भागने लगते हैं। और विमला ये देखकर सभी से कहती है, क्या हुआ, सब मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? कोई भूत देख लिया क्या? भूत खुद बोल रहा है, भूत देख लिया क्या? तुम भूत ही तो हो। मैं और भूत? किसने कहा? मैं मरी कब? मुझे चंदा ने बताया कि विमला आंटी मर गई हैं, जिसकी वजह से वो रो रही थी। चंदा हमेशा से अपनी भोली सूरत के साथ लोगों को फंसा दिया करती थी। अब की बार भी चंदा ने विमला को फंसा दिया था, लेकिन चंदा की भोली सूरत पर लोग धोखा खा जाया करते थे और चंदा इसका पूरा फायदा उठाती। अब देर शाम विमला उर्मी के घर आती है और उर्मी से कहती है, उर्मी, कहाँ गई तेरी बेटी, जिसकी बस शकल ही भोली है मगर दिल वो इतनी खोटी है कि लोगों को बुरा कहने से पहले एक बार न सोचे। अब क्या किया इस नासपिटी ने? इसने तो सचमुच मेरा जीना हराम करके रख दिया है। कल की बात ही ले ले, कल वो रो रही थी और मोहल्ले के लोगों को कह दिया विमला आंटी निपट ली, और वो लोग भी मेरे घर आ गए मेरी मौत का मातम मनाने। चंदा तो अपनी भोली सूरत से इधर तब तक कई कांड कर चुकी थी, लेकिन अब तो उसने हद ही कर दी थी। दरअसल इस बार चंदा एक कपड़ों की दुकान पर जाती है और वो कम से कम 5,000 से ऊपर के कपड़े खरीदकर वहाँ से निकल जाती है। तभी दुकान का मालिक चंदा को ढूंढने लगता है और उसे काउंटर पर एक पर्चा मिलता है जिसमें लिखा था, अगर मैं पैसे देना भूल जाऊं तो इस एड्रेस पे आकर पैसे ले जाना, मुझे भूलने की आदत है। अब वो दुकान का मालिक उस पर्चे पर लिखे एड्रेस पर पहुंचता है और विमला के घर का दरवाजा खटखटाता है। तभी विमला घर से बाहर आती है और उस दुकान के मालिक से कहती है, जी आप कौन और क्या काम है? मेरे कपड़ों की दुकान है और मुझे आपका ये एड्रेस मिला है। अरे भैया, मुझे नहीं लेना कोई कपड़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आंटी, तमीज में रहकर बात करो, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। मुझे ये एड्रेस एक लड़की ने दिया था जो आज ही 5,000 के कपड़े खरीद कर गई है। मेरी कोई बेटी नहीं है और मुझे क्या पता कौन थी वो जिसके पैसे तुम मुझसे मांगने आया है। अरे वो लड़की लंबी सी है, बहुत ज्यादा बोलती है, उसी ने ये गलती से पर्चा छोड़ दिया, वरना मुझे तो मेरे पैसे मिलते ही नहीं। गलती से नहीं भूली होगी, वो जानबूझकर भूल गई है। मेरी जान की दुश्मन, छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। विमला फिर से शिकायत लेकर उर्मी के पास जाती है, लेकिन भोली सूरत वाली चंदा तो अब नया तमाशा करने के लिए अपनी दोस्त के घर पहुंची हुई थी। जहां पहुंचकर वो देखती है कि उसकी दोस्त सीमा के घर उसे देखने लड़के वाले आए हैं और वो लड़के वाले भी सीमा के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी लड़के की माँ चंदा को लड़की समझकर कहती है, अरे बहू तो हमारी बहुत सुंदर है, मुझे तो अभी ये रिश्ता पसंद है, देखो तो कितनी मासूम है ये। तभी सीमा की माँ आरती चंदा से सच बताने को कहती है, लेकिन चंदा अपनी नौटंकी जारी रखते हुए कहती है, माँ ये आप क्या बोल रही हो, मुझे भी लड़का पसंद है। अब रिश्ता तो तय हो जाता है और जब लड़के वालों को सीमा की माँ आरती ये बताती है कि वो लड़की सीमा की दोस्त चंदा थी, तो रिश्ता चंदा के घर आता है और अब सब कुछ फाइनल कर दिया जाता है, क्योंकि चंदा के मासूम से चेहरे को देखकर लड़के वाले भी उस पर फिदा थे। लेकिन चंदा को कहाँ पता था कि हर बार अपनी भोली सूरत से लोगों को फंसाने वाली चंदा इस बार खुद फंस गई थी। दरअसल जिससे वो शादी करने वाली थी और जिसके लिए उसे अपने दोस्त को भी धोखा दिया, उसका असली चेहरा कुछ और ही था। एक रोज चंदा मार्केट जा रही थी, उसके साथ विमला आंटी भी थी। तभी उसका होने वाला पति रोहित अपने दोस्तों के साथ एक पान की दुकान पर खड़ा होकर कह रहा था, तुझे पता है मैं जिसे शादी करने वाला हूँ ना, वो बहुत भोली है, लेकिन उस बेचारी को क्या पता शादी के 2 महीने बाद ही मैं उसे बेच दूंगा।
ये बातें पास खड़ी विमला और चंदा सुन लेते हैं और विमला चंदा से तभी कहती है, तूने सुना, तेरा होने वाला पति अपने दोस्तों को कह रहा था कि वो तुझे बेच देगा। नहीं नहीं आंटी, आपने गलत सुना है, वो तो ऐसे हैं भी नहीं। तो तू भी तो शकल से ऐसी बिल्कुल नहीं लगती है। तभी चंदा अचानक से उसके सामने आ जाती है और रोहित भी चंदा को देखकर घबरा जाता है और वो चंदा से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम यहीं पर हो। मैं तो बस कह रहा था कि। इतने में चंदा उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और रोहित भी उसे मारने की कोशिश करता है कि विमला उसका हाथ पकड़ लेती है। और ये सब होते देखकर चंदा को पछतावा होता है कि अब तक उसने अपनी भोली सूरत से सबसे ज्यादा विमला को ही परेशान किया, लेकिन विमला ने तो उसकी मदद की। तभी वो विमला से कहती है, मुझे माफ कर दो विमला आंटी, मेरी वजह से आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तू तो अभी बच्ची है और ना समझ भी, जब बड़ी होगी तो खुद ब खुद ये काम भूल जाएगी। अब जब चंदा और विमला घर आती है और उर्मी को उस लड़के के बारे में पता चलता है तो उर्मी भी चंदा से कहती है, देखा, आज विमला की वजह से तो बच गई। तेरी जो हरकतें है ना, किसी दिन वो तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगी और तुझे ना जाने कब अकल आएगी। देर से ही सही, लेकिन चंदा समझ जाती है कि कभी कभी हमारी गलती या ओवर स्मार्टनेस हम पर ही भारी पड़ जाती है। काजल की शादी कुछ ही समय पहले प्रकाश के साथ होती है। काजल प्रकाश की अरेंज मैरिज होती है, लेकिन प्रकाश एक ही नजर में काजल को पसंद कर चुका होता है। लेकिन काजल को प्रकाश पसंद नहीं था। काजल बस अपने पेरेंट्स की मर्जी की वजह से प्रकाश के साथ 7 फेरे ले लेती है। एक रोज काजल की सास कालिंदी कहती है, अरे बहू, तेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है, तू घर में ही क्यों रहती है? कहीं बाहर क्यों नहीं जाती घूमने के लिए? माँ जी, क्या बाहर घूमना, अभी शादी को कुछ ही समय तो हुआ है। शादी में मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए भी 3-4 महीने तक कहीं घूमने का सोच भी नहीं सकती। बहू, तेरी मर्जी है, बाद में मत बोल दियो कि तेरी सास ने तुझे शादी के बाद बाहर घूमने नहीं दिया। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली। ये बुढ़िया तो ज्यादा ही मॉडर्न है, जबरदस्ती मुझे बाहर भेजना चाहती है। इसके बेटे के साथ बाहर जाएगा कौन? क्या हुआ बहू, ऐसे क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ जी, शाम के खाने में क्या बनाना है बता दो। तुझे जो बनाना है बना ले, मैं और प्रकाश वही खा लेंगे। प्रकाश को तो तू अपने हाथ से जहर भी देगी ना, तो वो भी खुशी खुशी खा लेगा। इतना पागल है तेरे पीछे। इतना कहकर कालिंदी अपने कमरे में चली जाती है। काजल भी शाम के खाने की तैयारी करने के लिए किचन में जाती है। थोड़ी ही देर में प्रकाश भी घर आ जाता है। प्रकाश काफी ओल्ड फैशन टाइप होता है और उसका पूरा लुक 4 बच्चों के बाप जैसा था, लेकिन काजल इससे बिल्कुल अलग, एकदम मॉडल और बहुत ही सुंदर नजर आती थी। प्रकाश के घर आते ही काजल कहती है, आ गए आप, आपके लिए चाय बनाऊं या कॉफी? ओ सॉरी, पानी तो लाना ही भूल गई, पहले पानी लेकर आती हूँ। कितनी फिक्र करती है ये मेरी, चाय बना दो। इसके बाद काजल प्रकाश को पानी का ग्लास देती है और उसके लिए अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आती है। सभी मिलकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद किचन में जाकर काजल बर्तन धोना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर प्रकाश आ जाता है और बर्तन धोने में काजल की मदद करने लगता है। ये देखकर काजल कहती है, क्या तुम बर्तन धोने में मेरी मदद करना चाहते हो? मदद करना चाहते हो से क्या मतलब है? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ना, बर्तन धो रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो एक काम करो, सारे बर्तन धोकर आ जाना, मैं कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर काजल अपने कमरे में चली जाती है और मन में सोचने लगती है, ज्यादा ही रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था ना, मैंने भी अच्छे से मजा चखाया, अब बर्तन धोकर चुपचाप सो जाएगा। यही सब सोचते हुए काजल सो जाती है। प्रकाश बर्तन धोकर आता है और काजल को खुश होता हुआ देखकर चुपचाप सो जाता है। सुबह होती है और कोई बहुत ही सुबह सुबह दरवाजा खटखटाने लगता है। काजल उठकर दरवाजा खोलने जाती है तो बाहर एक बहुत ही सुंदर सा लड़का खड़ा होता है और वो काजल का हाथ पकड़ लेता है। तभी प्रकाश बाहर आता है और प्रकाश को देखते ही वो लड़का काजल का हाथ छोड़ देता है। तभी प्रकाश कहता है, काजल, कौन है ये और यहाँ पे क्या करने आया है? प्रकाश, ये मेरा मुंह बोला भाई पंकज, इसके एग्जाम है तो ये यहाँ कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेगा। मैं काम में इतना बिजी हो जाती हूँ कि बताना ही भूल गई तुम्हें।
अच्छा, तो अंदर तो बुला लो उसे। वैसे तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई भी है। बताया तो मैं भूल गई थी काम की वजह से। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो पंकज यहाँ से चला जाएगा। अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तुम तो खामखा नाराज हो रही हो। अब नाश्ता बना लो, सब मिलकर साथ में नाश्ता करेंगे। इतना कहकर प्रकाश अपने कमरे में चला जाता है। पंकज कालिंदी के पैर छूता है और उसके साथ ही बैठकर बातें करने लगता है। काजल नाश्ता बनाकर लाती है, सभी साथ में बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। तभी कालिंदी अखबार पढ़ रही होती है और कहती है, अरे देखो देखो क्या न्यूज छपी है अखबार में। घर की बड़ी बहू अपने आशिक को घर में मुंह बोला भाई बनाकर लाई और उसके साथ घर का सारा पैसा लेकर भाग गई। माँ, सुबह सुबह कैसा न्यूज़ पढ़ रही हो? सुबह सुबह सीताराम का नाम लिया करो। अब तो कोई भरोसे के लायक भी नहीं बचा। किसका किसके साथ टांका फिट हुआ है, किसका नहीं, समझ ही नहीं आता है। माँ जी नाश्ता तो कीजिए, ठंडा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। बहू तू डर क्यों रही है? नहीं नहीं माँ जी, मैं कहाँ डर रही हूँ। मैंने कुछ ऐसा थोड़ी ना किया है कि मैं डरूं। इतना कहकर सभी नाश्ता करने लगते हैं। प्रकाश ऑफिस के लिए निकल जाता है और कालिंदी भी अपने पड़ोसन से बातें करने के लिए चली जाती है। पंकज और काजल घर में अकेले होते हैं। तभी काजल कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? ऐसे मुंह उठाकर मेरे घर कैसे चले आए? वो तो शुक्र है कि मैंने तुम्हें अपना मुंह बोला भाई कह दिया, वरना तो ना जाने क्या ही होता। अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें किसी चीज की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं सब संभाल लूंगा। वो सब तो ठीक है, तुम्हारा प्लान क्या है जो तुम मेरे ससुराल चले आए? कहीं तुम प्रकाश को जान से मारने का तो कुछ नहीं सोच रहे हो? अबे पागल है क्या तू इतनी भी सुंदर नहीं दिखती कि तेरे पीछे मैं किसी का कत्ल कर दूं। तो फिर कि यहाँ मेरी सास के पैर दबाने आए हो? तेरी सास और तेरे पति की नाक के नीचे से उसका सारा पैसा और तुझे लेकर फरार हो जाऊंगा। नहीं, तुझे नहीं, सिर्फ पैसा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर काजल मजाक में पंकज को मारना शुरू कर देती है। पंकज काजल का कोई मुंह बोला भाई नहीं, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड होता है, जिससे वो शादी करना चाहती थी, लेकिन अपने माँ बाप की मर्जी की वजह से उसने प्रकाश से शादी कर ली थी। वो प्रकाश के साथ 7 फेरे तो ले चुकी थी, लेकिन उसके साथ जीवन बिताने के बारे में कभी नहीं सोचती। सिर्फ पंकज के साथ ही रहना चाहती थी। दिन बीतते हैं और इन बीते दिनों में काजल और पंकज एक दूसरे से खूब हंसी मजाक करते। उनकी हरकत देखकर प्रकाश को काफी अजीब लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि पंकज काजल का मुंह बोला भाई होता है। एक रोज पंकज काजल के साथ पूरा पैसा लेकर भागने का प्लान कर चुका था। तभी काजल उससे कहती है, आज रात को ही हमें यहाँ से भागना होगा। मैंने सारा प्लान बना लिया है, तुम बस रात में सोना नहीं। देर रात पंकज कालिंदी के कमरे में जाकर अलमारी से सारा पैसा और गहने ले लेता है। काजल अपने कमरे से सारे पैसे और जेवरात भी ले चुकी थी। तभी पंकज काजल के कमरे में आता है और धीरे से कहता है, कुछ रह तो नहीं गया ना? सब ले लिया ना तूने? जब सुबह यह प्रकाश उठेगा इसके तो होश ही उड़ जाएंगे। तभी प्रकाश की आंखें खुल जाती हैं और वो दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। प्रकाश अपनी माँ को भी बुलाता है और ये देखकर कालिंदी कहती है, मेरे तो भाग ही फूट गए जो मुझे ऐसी बहू मिली। जब तुझे मेरे बेटे के साथ ही नहीं रहना था तो शादी क्यों की तूने मेरे बेटे से? हमने जबरदस्ती थोड़ी ना की थी तेरे साथ। अगर तुम्हें पंकज इतना ही पसंद था तो एक बार मुझसे कहती ना, मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए खुशी खुशी तुम्हें तलाक दे देता। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? ऐसे क्या बात कर रहा है? इससे धक्के देकर इसको घर से निकाल। जब इसके माँ बाप को इसके ऐसे कर्मों के बारे में पता चलेगा तब इसे अक्ल आएगी। जब भाग जाए इस लड़के के साथ। हमारा तुझसे कोई नाता नहीं है। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चलो यहाँ से। भैया जी, ये हमारे पैसे और गहने यहीं छोड़ कर जाओ। पंकज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं प्रकाश के साथ ही रहना चाहती हूँ। और प्रकाश आप भी मुझे माफ कर देना। मैंने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे लगा मैं पंकज के बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैंने ये सब किया। प्रकाश बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चला जाता है। कालिंदी तो काजल की तरफ देखती भी नहीं। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और काजल हर मुमकिन कोशिश करती है प्रकाश को मनाने की, लेकिन प्रकाश नहीं मानता।
और हार कर एक दिन काजल कहती है, प्रकाश मैं तुमसे आखिरी बार बात कर रही हूँ। मुझे लगा था मैं तुम्हें मना लूंगी और तुम मुझे माफ कर दोगे, लेकिन शायद तुम्हारे लिए मुझे माफ करना आसान नहीं है, इसलिए मैं ये घर छोड़कर अपने मायके जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर काजल बैग उठाकर जाने लगती है। तभी प्रकाश काजल का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हें माफ तो मैंने उसी दिन कर दिया था जब तुमने पंकज के आगे मुझे चुना था। ये तो बस मेरी नाराजगी थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इस तरह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और अब कालिंदी भी काजल को माफ कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।